गुड मॉर्निंग। आज हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के गुणों का अध्ययन करेंगे। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था या कुलीनतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं में शासन शक्ति का प्रयोग एक वर्ग विशेष के हित के लिए, वर्ग विशेष के कल्याण के लिए किया जाता है, किंतु इस कमी को दूर करने के लिए प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। इस शासन व्यवस्था में जो गुण पाए जाते हैं उनमें सबसे पहला गुण अगर हम देखें तो वो है जन कल्याण की साधना। इस शासन व्यवस्था में होती है, जन कल्याण को साधा जाता है इस शासन व्यवस्था में। लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है। जहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है वह जनता स्वयं शासन करती है, और जहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है वहाँ जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाता है। इन प्रतिनिधियों का चुनाव जनता एक निश्चित समय के लिए करती है। कहीं ये समय 4 वर्ष होता है, कहीं किसी राष्ट्र में ये 5 वर्ष होता है। तो जनता के प्रतिनिधि जो जनता ने चुने हैं वो जनता की इच्छाओं के अनुसार, जनता की भावनाओं के अनुसार, जनता की आवश्यकताओं के अनुसार शासन करते हैं। क्योंकि वे जनता की इच्छाओं से परिचित होते हैं, वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जनता की इच्छा के आधार पर चुने जाते हैं। तो जनता की इच्छा का सम्मान करना उनका कर्तव्य होता है, और शासन के अधिकार को भी इसी आधार पर उन्हें दिया जाता है कि वे इस सत्ता का प्रयोग, इस शक्ति का प्रयोग जनता के हितों और जनता की इच्छा के अनुसार करेंगे। तो जनता के प्रति उत्तरदायी होने का कारण उन्हें जनता के हितों के प्रति सजग रहना पड़ता है। इसलिए जन कल्याण की महत्वपूर्ण रूप से साधना का जो सर्वश्रेष्ठ माध्यम है वो लोकतंत्र ही माना जाता है। सर्वाधिक कार्यकुशल शासन। प्रजातंत्र किसी भी दूसरी शासन व्यवस्था की अपेक्षा अधिक कार्यकुशल शासन माना जाता है, और इसमें सबसे अधिक शीघ्रतापूर्वक और आवश्यक रूप से जनता के हित में कार्य किए जाते हैं। सिर्फ प्रजातंत्र ही ऐसे शासन व्यवस्था है जिसमें अन्य सभी शासन व्यवस्थाओं से अधिक जनता के हित में और शीघ्रतापूर्वक कार्य किया जाता है। सार्वजनिक शिक्षण। शासन का केवल एक प्रकार ही नहीं है लोकतंत्र, बल्कि वह राज्य, समाज और आर्थिक व्यवस्था का भी एक प्रकार है, और इसके प्रयोग के द्वारा जनता को प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक सभी प्रकार का शिक्षण प्राप्त होता है। राजतंत्र और कुलीनतंत्र में जनता सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रति उदासीन रहती है। उनको सार्वजनिक मामलों से, राजनीतिक मामलों से कोई लेना देना नहीं होता, उनकी कोई रुचि नहीं होती है। लेकिन लोकतंत्र में चूंकि जनता के पास मताधिकार होता है और जन नियंत्रण जैसे साधन उनके पास होते हैं, इस कारण जनता सार्वजनिक क्षेत्र में रुचि रखती है, राजनीतिक विषयों के संदर्भ में रुचि रखती है, जिससे कि जनता को राजनीतिक और सार्वजनिक विषयों का शिक्षण प्राप्त होता है। इसके अलावा मनोविज्ञान के अनुकूल है लोकतांत्रिक शासन। महत्वपूर्ण गुण जो लोकतंत्र का है वो है मानवीय मस्तिष्क पर उसका स्वस्थ प्रभाव पड़ता है। कोई भी शासन सारे समाज का नहीं हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में लोगों को जो मत देने का अधिकार दिया गया है, जो मताधिकार दिया गया है, उससे लोगों को मानसिक संतुष्टि मिलती है कि उनका शासन में अधिकार है, उनके शासन में भागीदारी है, उनके पास सरकार पर नियंत्रण रखने का अधिकार है। तो इस आधार पर वो मानसिक रूप से संतुष्ट रहते हैं। तो मानसिक रूप से संतुष्ट रहना मनोवैज्ञानिक आधार पर ये सिद्ध करता है कि जिस देश के नागरिक मानसिक रूप से संतुष्ट है, वहाँ का देश अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा, अन्य देशों की अपेक्षा ज़्यादा उन्नतिशील, ज़्यादा विकासशील होता है। जनता का नैतिक उत्थान। प्रजातंत्र का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके नैतिक चरित्र को श्रेष्ठता प्रदान करता है, उसके नैतिक चरित्र को उच्चता प्रदान करता है। जनता को राजनीतिक शक्ति देकर लोकतंत्र उनमें आत्मसम्मान की भावना भरता है, उनमें आत्मनिर्भरता की भावना भरता है। इससे जनता का नैतिक उत्थान होता है। देशभक्ति का स्रोत। लोकतंत्र में जनता को राजनीतिक शक्ति प्राप्त होने का कारण
जनता शासन और राज्य के प्रति एक प्रकार का लगाव अनुभव करती है। जनता को राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं, राजनीतिक शक्तियां दी गई है लोकतंत्र में, इस कारण जनता अपना जुड़ाव महसूस करती है शासन के साथ, सत्ता के साथ, राजनीति के साथ, और इसी लगाव के कारण उनमें देशभक्ति की भावना भी जन्म लेती है, देशभक्ति की भावना को भी प्रोत्साहन मिलता है। तो लोकतंत्र देशभक्ति की भावना का भी स्रोत माना जाता है। क्रांति से सुरक्षा। जब शासक वर्ग के द्वारा लंबे समय तक अपने शासितों पर अत्याचार किया जाता है, अन्याय किया जाता है, और जनता के पास उन अत्याचारों से मुक्ति प्राप्त करने का कोई संवैधानिक मार्ग नहीं होता, कोई कानूनी उपाय नहीं होता, तो जनता के द्वारा क्रांति कर दी जाती है। लेकिन लोकतंत्र में क्रांति की संभावना बहुत कम रहती है। क्यों? क्योंकि शासक वर्ग लोकमत के अनुसार ही शासन का संचालन करता है, और जनता को अगर ये लगता है कि शासक अनुचित कार्य कर रहा है या उनकी जन भावनाओं की कद्र नहीं कर रहा है, उनकी इच्छाओं का सम्मान नहीं कर रहा है, तो एक निश्चित समय के बाद जब चुनाव होते हैं तो जनता उस व्यक्ति को, उस सत्ताधारी को सत्ता से, शक्ति से बेदखल करके किसी अन्य व्यक्ति को चुनाव में विजयी घोषित कर देती है। तो इस तरह क्रांति की संभावना नहीं रहती। एक संवैधानिक तरीके से सरकार को, सत्ता को बदला जा सकता है लोकतंत्र में। समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन व्यवस्था। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में व्यक्तियों को समानता और स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त होते हैं, और अन्य किसी भी शासन व्यवस्था में, राजतंत्र हो चाहे कुलीन तंत्र हो, अन्य किसी भी शासन व्यवस्था में व्यक्ति को स्वतंत्रता और समानता के इतने अधिकार, इतने व्यापक स्तर पर अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं जितना कि हम लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में देखते हैं। लोकतंत्र ना तो कुलीन तंत्र की तरह इस बात को स्वीकार करता है कि कुछ ही व्यक्ति शासन करने के लिए हैं, बाकी तो सब शासित होने के लिए हैं, इस बात को भी लोकतंत्र नहीं मानता। वरन लोकतंत्र में तो जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, जन्म स्थान, संपत्ति इत्यादि के भेद को न मानते हुए सभी व्यक्तियों की आधारभूत समानता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। अर्थात सभी समान है। धर्म के आधार पर कोई भेद नहीं, वर्ण के आधार पर कोई भेद नहीं, रंग के आधार पर कोई भेद नहीं, लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं, संपत्ति के आधार पर कोई भेद नहीं, सभी व्यक्ति समान हैं। तो इसलिए ये एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है, श्रेष्ठ शासन प्रणाली है। इसके अलावा विचार विनिमय और समझौते की भावनाएं लोकतंत्र में उत्पन्न होती है। जैसे एक देश की जो शासन व्यवस्था है वो नागरिकों के व्यवहार पर बहुत प्रभाव डालती है। शक्ति पर आधारित अधिनायकवादी शासन व्यवस्था लोगों में संघर्ष की भावना पैदा करती है, तो शक्ति पर आधारित जो अधिनायकवादी व्यवस्था है वो तो लोगों में संघर्ष की भावना पैदा करती है, और जन इच्छा पर आधारित लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है वो नागरिकता में सहिष्णुता, उदारता, सहानुभूति, स्नेह, विचार विनिमय और समझौते की भावनाएं उत्पन्न करती है। अधिनायकवाद में तो लोगों में संघर्ष की भावना उत्पन्न होती है, जबकि लोकतंत्र में व्यक्तियों में अच्छे गुणों का विकास होता है। सहिष्णुता, उदारता, न्यायप्रियता, सहानुभूति, विचार विनिमय, स्नेह, समझौते की भावना इत्यादि गुणों का विकास हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में देख सकते हैं। विश्व शांति का समर्थन। विश्व शांति वर्तमान की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। आतंकवाद से ग्रसित विश्व है, चारों ओर सीमाओं के आधार पर राष्ट्र लड़ते रहते हैं, झगड़ा होता रहता है, युद्ध जैसी स्थितियां उत्पन्न होती रहती हैं सीमा विवाद को लेकर। तो ऐसी स्थिति में आज के युग की जो महत्वपूर्ण या सबसे बड़ी आवश्यकता है वो है विश्व शांति। और इस बात को, इस लक्ष्य को विश्व बंधुत्व के आधार पर आधारित लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। राजतंत्र, सैनिक तंत्र, फाशिस्ट तानाशाही सरकारों में तो दूसरे देशों को हस्तगत करने पर बल दिया जाता है।
अपनी सीमाओं के विस्तार करने पर बल दिया जाता है, दूसरे देशों को विजिट करने पर बल दिया जाता है। साम्यवादी सरकारें भी विस्तारवाद में ही यकीन रखती हैं। लेकिन लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं, लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है, वो सह अस्तित्व की नीति में विश्वास रखती है, वो सभी को साथ लेकर चलने की नीति में विश्वास रखती है, वो विश्व शांति की नीति में विश्वास रखती है। और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में सभी समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से करने की बात कही गई है। तो इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है वो विश्व शांति का समर्थन करने के कारण अन्य सभी शासन व्यवस्थाओं से श्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानी जाती है। इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को विज्ञान का श्रेष्ठ प्रोत्साहक भी माना जाता है। राजतंत्र और कुलीन तंत्र में तो लोगों को स्वतंत्रता नहीं होती है, ठीक है, स्वतंत्रता का वातावरण नहीं होता है और स्वतंत्रता के अभाव में विज्ञान का विकास नहीं होता है। लेकिन लोकतंत्र में विज्ञान का श्रेष्ठ रूप से विकास संभव हो सकता है। सर्वप्रथम तो लोकतंत्र और विज्ञान दोनों के नैतिक मूल्य ही एक जैसे हैं और सत्य के संबंध में इनका जो दृष्टिकोण है लोकतंत्र का और विज्ञान का, ये भी एक जैसा है। दोनों ही ये विश्वास करते हैं कि अभिव्यक्ति और प्रयोग सत्य तक पहुंचने के साधन हैं। लोकतंत्र क्या कहता है कि यदि व्यक्तियों को अभिव्यक्ति की आज़ादी दी जाएगी, नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाएगी, तो उसके माध्यम से हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। और विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान ये कहता है कि व्यक्ति विभिन्न प्रकार के प्रयोग करके सत्य तक पहुंच सकता है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रयोग करने की जो प्रक्रिया है वो सत्य तक पहुंचने का एक साधन है। दोनों, लोकतंत्र भी यह मानता है और विज्ञान भी यह मानता है। तो इसलिए लोकतंत्र को विज्ञान का श्रेष्ठ प्रोत्साहक माना जाता है। धन्यवाद।